हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम इलेक्शन कमीशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है हम उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। साथ ही यूपीएससी के ऑप्शन को भी एनालाइज करेंगे ताकि यूपीएससी जो ऑप्शन में ट्रैप सेटअप करता है उसको समझते हुए चले, ताकि जो फ्यूचर के क्वेश्चन है उसको इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। सो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी की पॉलिटी के सिलेबस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसको आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट सेक्शन से आप कवर कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उस पीछे क्वेश्चन के पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है और भी जितने भी पीआईक्यू का इंसाइट है उसको हम रिवाइज भी करेंगे। अगेन हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने का जो एसओपी होता है, क्वेश्चन को देखें, पॉज करें, खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद देखें कि मैं इस क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्रीहेंड कर पाऊँ, कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाऊँ, कैसे करेक्ट आंसर पे पहुंच रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का जो स्किल है वो भी इनहांस होता रहे। क्या दिया है इसमें? अगेन दो स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा है। ठीक है, देखते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज to whether a member of the house of the people has been subjected to disqualification under the 10th schedule, okay, the president decision is in accordance to the union opinion of the council of union ministers shall be final. क्या दिया? president decision according to the opinion of the council of union ministers shall be final। ऐसा है क्या? जो भी हमें पता है ना, 10th शेड्यूल में जितने भी डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं वो किसके पास जाता है? वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। अगर राज्यसभा के मेंबर आएंगे तो कहाँ जाता है? चेयरमैन के पास जाता है। लोकसभा के रहते हैं स्पीकर के पास जाते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं। तो ये प्रेसिडेंट गलत हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, इसको काट देंगे। आगे बढ़ते हैं। देयर इज नो मेंशन ऑफ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऐसा है क्या? फिर वही बात है, 10th शेड्यूल के पहले ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र नहीं था, लेकिन 10th शेड्यूल में हमने जोड़ा कि उसी में डिफेक्शन जोड़ा कि अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई या स्विच करता है या मर्ज करता है, इसमें पॉलिटिकल पार्टी शब्द का यूज किया गया है 10th शेड्यूल में। तो ये याद रखना है कि 10th शेड्यूल के पहले नहीं था कोई, उसके बाद है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, चल 25 का क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस बारे स्टेटमेंट बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र है कि नहीं, लेकिन इसी 10th शेड्यूल में पॉलिटिकल पार्टी को पहली बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म के रूप में डिफाइन वो इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने रिवीजन के लिए दे दिया है। अगर रिवीजन को इस पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यही याद रखना है कि जो जितने भी हमारे 10th शेड्यूल हैं उसमें जो एंटी डिफेक्शन होता है, चाहे एमपी हो, किसी भी एमपी हो, लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, या हमारे एमएलए हो, ठीक है, या हमारे में एमएलए हो, एमएलसी हो, इनका जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इनको कोई प्रेसिडेंट द्वारा नहीं दिया जाता है। ठीक है, या कोई ट्रिब्यूनल वगैरह नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसमें देखेंगे बहुत सारे आगे भी क्वेश्चन आएंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो हमें एंटी डिफेक्शन लॉ का हमें पता है ना कौन सा हमारे हमारे पता है ना कि कौन सा 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 1985 में हुआ था, राजीव गांधी सरकार लेके आई थी। फिर हमने देखा था कि 2003 में इसमें 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कुछ संशोधन भी किया था। पिछले लेक्चर में हमने रिवाइज किया था। ये दोनों का प्रावधान आपको पता होना चाहिए, और ये तो पता ही नहीं रहना चाहिए कि प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है वो फाइनल अथॉरिटी होता है डिसाइड करने की। और क्या होता है, और ये जो हमारे पास उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता, यही कॉन्स्टिट्यूशनल वैक्यूम है। इसी को एक्सप्लॉइट करते हुए आज भी डिबेक्शन कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? हाउ मेनी डीलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023 तक। देखिए क्या दिया है। डीलिमिटेशन कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में था, बहुत ज्यादा न्यूज में अभी भी है। ठीक है, अभी भी चल रहा है ना डीलिमिटेशन। हमारे पता है कि 2026 के बाद हमें नया डीलिमिटेशन कमीशन के बाद हमें जो लोकसभा में और और राज्यसभा में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के जो नंबर हैं उनको हमें वेरी करना है, उसको हमें चेंज करना है। ठीक है, अभी हम 2026 का फ्रीज किया गया है। तो उसी बैकग्राउंड में इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमें पता है कि ओरिजिनली क्या था कि हर एक इलेक्शन के बाद, हर जनरल सेंसस के बाद हमारा क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन बनता है। वो क्या डिसाइड करता है कि सेंसर के बाद जो पॉपुलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग जो लोकसभा में जो सीटें होती हैं, राज्यों की लोकसभा की सीटें होती हैं, ठीक है, वो उसको डिसाइड किया जाता है। फिर उसके बाद जो टेरिटोरियल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसका बाउंड्री भी एडजस्टमेंट होता है। तो ओरिजिनली क्या हुआ था, फिर पहले हुआ था 1952 में बना, 1951 इलेक्शन के बाद, फिर 1962 में बना, 1961 सेंसस के बाद। हमें पता है सेंसस 10 साल में होता है, हर एक सेंसस के बाद ही बनता है। फिर 1971 सेक्शन के बाद हमारा 1972 वो बना था डिटरमिनेशन कमीशन। तो देखिए हमें क्या है ना कि जो जो हमारा लोकसभा का सीट है वो क्या है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है।
तो इसी में क्या है कि पहले क्या था कि जैसे कि हमें देखेंगे जो हमारे इंडिया है, हमारा जो इंडिया है, तो इसमें क्या है कि जो नॉर्दर्न स्टेट है, सदर्न स्टेट में देखेंगे कि नॉर्दर्न स्टेट का पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा था। सदर्न स्टेट का जो पॉपुलेशन है, उन्होंने फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए वो जो उसका जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा था। तो इन दोनों में गैप बढ़ता जा रहा था। लेकिन हमें क्या है, ओवरऑल कंट्री की पॉपुलेशन तो स्टेगनेट करना है, फैमिली प्लानिंग को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराना है। तो जो हमारे सदर्न स्टेट है उनको हमें पेनलाइज नहीं करना है कि उन्होंने तो अच्छा काम किया, और नॉर्दर्न स्टेट को भी उनको क्या करना है कि उनको भी हमें नज करना है, परसुएट करना है कि वो भी अपने पॉपुलेशन डिक्लाइन के लिए काम करें। तो इसीलिए जो 1972 है, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हुआ था। 52nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जो हमारा पॉपुलेशन, वो जो डिलिमिटेशन का जो हमारा साइज है, उसको 1971 सेक्शन द्वारा हमारा फ्रीज कर दिया गया, ठीक है। फिर उसी 25 साल के लिए फ्रीज कर दिया गया। फिर लगभग देखेंगे, फिर हमारा 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा फिर इसको लगभग 25 साल के लिए फ्रीज किया गया, 2026 तक फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है। लेकिन हमें याद है जो लास्ट हुआ था 2002 में जो बना था डिलिमिटेशन कमीशन, ये चौथा बना। तीन ये हो गया, एक चौथा हो गया। तो इसमें इसमें क्या हुआ था, इसमें सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ाई गई थी, सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई गई थी, लेकिन इंटरनली हमारा रीएडजस्टमेट हुआ था बाउंड्री का, है ना। जिसे बताया कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, हमें देखा जाता है कि हमें ओवरऑल जो प्रिंसिपल है कि जब हमारा क्या है, तो एक एमपी है, एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ वो इलेक्टर को रिप्रेजेंट करे, तो लगभग देखेंगे कि एक एमपी लगभग 10 लाख का हम एक लेके चलते हैं मार्जिन, कि 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। तो इसीलिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का जो साइज है, वो आपस में मतलब उसको इंटरनली रीएडजस्ट किया था ये 2002 में। इसमें सीटों की संख्या बढ़ाई नहीं गई थी। वैसे ही जिसे पता है कि हमारा जो लोकसभा है, उसमें एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए सीट रिजर्व की गई है। तो कैसे रिजर्व की गई है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तो जो तो हमें याद रखना है कि इसमें टोटल अभी तक कितना है, 4 हुए हैं, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, हमें ये याद रखना है, ये 4 बार बने हैं क्योंकि ये तीनों सेंसर के कार्ड पे, ये 1951 सेंसर पे, 1961 सेंसर पे, 1972 सेंसर पे, ये 2001 के सेंसस पे। अभी हमें याद है कि 2021 का सेंसस जो है अभी अभी चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वो आएगा, लगभग हमें पता है 2026 की इसी ईयर एंड तक हमें डिलिमिटेशन कमीशन का नया गठन करना है, ठीक है। ये याद रखना है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। और हमें ये यह चीज रखना है कि जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट हुआ है, तो ये हमारा 2002 के डिलिमिटेशन कमीशन में हुआ है। एससी एसटी का जो सीट हुआ है, वो भी इसी डिलिमिटेशन कमीशन से हुआ है। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ सीट है, उसको फ्रीज किया गया है, हमें फ्रीज किया गया है 1972 डिलिमिटेशन एक्ट द्वारा, ठीक है। तो ये भी फैक्ट याद रखना है, क्योंकि इसमें अब आगे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो डीप पूछेंगे, तो ठीक है। तो याद रखना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगेन इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दिया, करेक्ट पूछा है, क्या दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर। देखिए दो क्वेश्चन आ गए हैं, लास्ट के 2022 का क्वेश्चन है, 2025 में पूछा था, ठीक है। क्या है, पढ़ते हैं। The law specifies that nominated legislature cannot join any political party within 6 months. Within 6 month of being appointed to the house, ऐसा है क्या, देखिए विदिन 6 मंथ है, सिर्फ एक वर्ड गलत कर दिया है इसको, विदिन नहीं है, बियॉन्ड 6 मंथ है। पहला स्टैंड गलत हो जाएगा। हमें पता है तीन तरह के एमपी होते हैं, एक किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, एक होता है नॉमिनेटेड हो, एक होता है इंडिपेंडेंट हो। तो पॉलिटिकल पार्टी से अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से चुने गए हैं, तो दूसरी पार्टी में स्विच नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर है, 6 महीने के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने के बियॉन्ड नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी अगर किसी बिना किसी पार्टी टिकट से खड़े होकर जीत चुके हैं, तो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते, ये याद रखना है तीनों का। हमें कुछ एक्सेप्शन भी याद रखना है, जैसे हमें क्या है कि इंडिपेंडेंट पार्टी बाहर से सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। तीसरा हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर वगैरह हैं, ये और हमारे प्रेसिडेंट वगैरह हो गए हैं, अगर वो, क्योंकि हमें पता है पॉलिटिकल न्यूट्रल टर्म होता है, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी मेंबर इलेक्ट होकर गया और वो हमारा स्पीकर बन गया या प्रेसिडेंट वगैरह बन गया, तो उस पर एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है, याद रखना है ये, ठीक है। तो ये है, तो इसका गलत हो जाएगा पहला। दूसरा देखते ये काट सकते हैं, ये काट देंगे, ये काट देंगे। आगे देखिए, the law does not provide any time frame within which the presiding officer has to decide a defection case। ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है। इसी को हमें पता है ना, जैसे कि स्पीकर हो गया या प्रिसाइडिंग अफसर हो गया, इनके पास कोई टाइम बाउंड नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मणिपुर असेंबली केस में भी कहा था कि एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए, मतलब उनको एज सुन एज में, उसमें टर्म लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, एज सुन एज में भी,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको इंटरप्रेट किया है कि उसको रीजनेबल टाइम फ्रेम में एटलीस्ट कम से कम 3 मंथ में होना चाहिए। और भी बहुत सारे एक्सपर्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि जो स्पीकर हैं या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर से दे के उनको एक कोई इंडिपेंडेंट बॉडी जैसे या तो प्रेसिडेंट को दे दिया जाए, वो इलेक्शन कमीशन के एड और एडवाइस पे काम करें, या तो कोई ट्रिब्यूनल सेटअप कर दिया जाए इस इलेक्टोरल डिस्प्यूट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है, ठीक है? याद रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ठीक है? तो याद रखना है आपको कि नॉमिनेटेड मेंबर कब ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले मेंबर कब ज्वाइन कर सकते हैं, और ये देखिए प्रिसाइडिंग अफसर के पास कोई टाइम लिमिट नहीं है, ठीक है? तो ये 10 शेड्यूल में ये याद रखना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, ये हमारा केशम मेघचंद्रन सिंह केस 2002 में, इसी को बोलते हैं मणिचूर्ण असेंबली केस भी था। इसमें उन्होंने बताया था कि मेड भी 3 मंथ एक टाइम फ्रेम बना दिया, मतलब उन्होंने बता दिया ऐसा, क्योंकि लेकिन फाइनल वर्डिक्ट नहीं था। इसमें उनका कमेंट्री था कि 3 मंथ का एक रीजनेबल टाइम फ्रेम होना चाहिए, ठीक है? इंडिपेंडेंटली वो जो हमारा स्पीकर वगैरह है वो बैठ नहीं सकते उस पर, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 10 शेड्यूल पूरा इंपॉर्टेंट है, किस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ा गया, हमने पिछले लेक्चर में रिवाइज किया था उसको, पार्लियामेंट सेक्शन लेक्चर में किस कॉन्टेक्स्ट में रिवाइज किया था, किस गवर्नमेंट ने लाया था, क्यों लाया था, इसमें किसमें कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है? 50 फिर हमने देखा था कि 2003 में कैसे इसमें चेंजिंग हुआ 91st कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है? अभी करंट जो इशू चल रहा है वो क्या चल रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 2021 का क्वेश्चन अगेन करेक्ट पूछा, क्या है? 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, ठीक है? क्या दिया है? In India, there is no law restricting the candidate from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituency, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, हमारे पास क्या 3 कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो वो लड़ सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं लड़ सकते हैं, तो ये नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले था ऐसा, लेकिन ना हमारे पास ये लगभग 1996 से है, ये हमारे पास ये लिमिट लगा दिया गया। पहले था 1991 में के पहले था, जैसे उसमें क्या था, उसमें कोई लिमिट नहीं था, लेकिन हमारे पास लिमिट है, अभी तक 2 है। और इसमें भी आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात हो रही है, हमारे जो एक्सपर्ट सर्किल में बात होती है कि इसको भी लिमिट को रिड्यूस किया जाए, क्योंकि मान लीजिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी लड़े हो, किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाएँगे, तो यहाँ का इलेक्शन वो इलेक्शन ये क्या कहते हैं, यहाँ का सीट छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, फिर वहाँ बाई इलेक्शन कराना पड़ता है, तो पैसे तो पॉलिटिकल पार्टी देते नहीं है, और गवर्नमेंट का टैक्स पेयर का पैसा जाता है, एक्सचेकर का पैसा जाता है। इसलिए हमारे जो इलेक्शन कमीशन भी है और जितने भी लॉ कमीशन भी है और जितने भी एक्सपर्ट मेंबर हैं, उनका ये मानना है कि उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रखा जाए, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा देखिए, ठीक है? दूसरा हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? अगर हमें दूसरा जानने क्योंकि दूसरा बिल्कुल सही है ही, तो देखिए इसलिए एग्ज़ाम में हर फैक्ट को जानना ज़रूरी नहीं होता है। इसमें अगर अपना लॉजिकल माइंड लगाएँगे तो देखेंगे हमें दूसरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ेंगे क्योंकि हम एनालाइज़ कर रहे हैं। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन, देखिए 1991 की बात किया है। श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, हो सकता है स्टेटमेंट ठीक है, हमें भी नहीं पता था, लेकिन ठीक है स्टेटमेंट ठीक है, ये आगे याद कर लेंगे कि 1991 में श्री देवीलाल थे, उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 3 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, ठीक है? तो अल्टीमेटली हो सकता है तीनों ही जीते हों, लेकिन 2 सीटें तो खाली कर दे, उसमें फिर से बाई इलेक्शन कराना पड़ता है, ठीक है? तो ये दूसरा ठीक है स्टेटमेंट। एज पर द एग्जिस्टिंग रूल, if a candidate contested one Lok Sabha election from many constituency, हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट, ऐसा है क्या? नहीं है, इसी की यही तो कंट्रोवर्सी है, इसका पार्टी बियर नहीं करता है, ठीक है? ये गवर्नमेंट का पैसा जाता है, टैक्स के पेयर का पैसा जाता है, ठीक है? बाई इलेक्शन कंस्टिट्यूंसी, ठीक है? आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 ऑप्शन, ठीक है? तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, ओनली 2 ऑप्शन, ठीक है? तो वही आगे याद रखना कि जो हमारा जो अभी जो करंट का आरपीए है, लगभग हमारे पास क्या है कि दो सीटों तक इसका कैप कर दिया गया है, मोर देन टू तक प्रोवाइड किया, मैक्सिमम 2 तक लड़ सकते हैं। 1991 में ये अलाउड था, क्योंकि उस समय 1996 में हमारा कैप हुआ था, ठीक है? ये याद रखना है। और यही प्रॉब्लम है कि कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि अगर किसी 2 कॉन्स्टिट्यूशन से लड़े, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे जीत गया, दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी पॉलिटिकल पार्टी खर्चा देगी, नहीं है। जैसे हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर जब पहली बार लड़े थे, तो उन्होंने 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ा था, ठीक है? तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से उन्होंने जीत गया, तो दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी का वहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ था। इसलिए हमें याद रखना है कि ये 2 कॉन्स्टिट्यूंसी का लिमिट है, और हमें आगे भी जब भी मेंस में पॉइंट लिखना है, तो ये भी एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का मुद्दा हो सकता है कि हमें जो है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तक सीमित रखना है भाई उनको, ठीक है? अगर दूसरा हो तो ये भी प्रोविज़न कर सकते हैं कि अगर उनका वहाँ का जो इलेक्शन है, उसका जितने भी बाई इलेक्शन का खर्चा वो पॉलिटिकल पार्टी बेयर करेगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये भी एंटी डेमोक्रेटिक हो जाएगा, है ना? जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ज़्यादा पैसा रहेगा, वो ज़्यादा कर सकती है ना? तो इसलिए हमें क्या है, इक्वल पे लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, ठीक है? इसलिए फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। तो ये भी हमारा जो रिकमेंडेशन होगा वो गलत हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
2020 के क्वेश्चन आ गए, 2 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना। पहले हमेशा ध्यान रखना करेक्ट मार्क क्या करना है, ठीक है? तो याद रखना है। क्या दिया है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन, देखिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये स्टेटमेंट लिखने का मतलब ये होता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से ध्यान रखना है। जो प्रैक्टिस है, हो सकता है किसी लॉ के द्वारा हो, किसी कन्वेंशन के द्वारा हो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज है उसी को हमें ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट, एलिजिबल टू वोट कितने में होता है हमेशा मार्क करते हुए चलिए, 18 ईयर होता है ना। पहले हमारे पास कितना था, 21 था, हमने 61 क्वेश्चन वगैरह इसको रिड्यूस करके 81 कर दिया है, 18 साल कर दिया है, ठीक है? तो ठीक है, वो कैन बी मेड ए मिनिस्टर। कैडे मिनिस्टर के लिए कितना एज होता है हमें पता है? एमपी वगैरह में मिनिस्टर बनते हैं, एमपी के लिए, एमएलए के लिए कितना होता है? 25 ईयर हुआ था। तो इन दोनों में मिसमैच हो गया, 18 25, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है? आगे क्या, स्टेट ऑफ 6 मंथ इवन इज नॉट ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, ये बिल्कुल ठीक है कि किसी, अगर कोई एमपी अगर जो है कोई किसी मेंबर को मिनिस्टर बनाया जा सकता है अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करता हो, लेकिन चाहे वो एमपी के में अगर एमपी या एमएलए हो भी ना हो, क्यों? क्योंकि विद इन 6 मंथ उनको मेंबरशिप लेना पड़ता है, ठीक है? याद रखना है। लेकिन हमें क्या है कि उनका मिनिमम एज तो होना चाहिए, सिटीजन तो होना चाहिए, ये तो क्वालिफिकेशन तो है ही ना, ये याद रखना है आपको। मिनिमम एज 25 चाहिए। राज्यसभा के लिए कितना है हमारा? 30 ईयर्स है ना? हमें देखा था ऐसे, प्रेसिडेंट के लिए है, गवर्नर के लिए कितना देखा हमने? 35 ईयर से देखा है। पंचायत के लिए कितना है हमारा? पंचायत के लिए जो हमारा है 21 ईयर है। तो ये सारे एज आपको याद रखना है एग्जैक्टली, ठीक है? तो पहले गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ ए क्रिमिनल ऑफेंस, ओके, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजमेंट, कन्विक्टेड भी होगा, सेंटेंस भी फॉर 5 ईयर, इज परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड, परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड। जिसको भी पता है कंटेस्ट इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज, देखिए हमें पता है ये भी एक बात की जा रही है कि उनको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक बार सपोज दैट कोई कन्विक्टेड हो गया, ठीक है, तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई करने की बात हो रही है, लेकिन अभी नहीं है। अभी क्या है, जितना ईयर ऑफ सेंटेंस रहता है, मान लीजिए 5 साल के, देखिए यहाँ 5 साल का दिया है कि 5 साल के 5 साल के होगा तो पाँच, पाँच ये हो गया प्लस 6 ईयर, ये दिया गया है। मतलब कन्विक्शन के बाद 6 साल तक और वो उनके पास वो लिखा कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते, उसके बाद लड़ सकते, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं है। ये भी एक हमारे पास ड्रॉबैक है, ठीक है? तो इसको भी एक पॉइंट बना सकते हैं अपने इलेक्टोरल रिफॉर्म के मुद्दे पे कि अगर कोई कन्विक्टेड हो गया, अगर एक्यूज्ड है तो कोई बात नहीं, लेकिन कन्विक्टेड हो गया तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई करना ही चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं देना चाहिए भाई। एंड तभी तो वो जाके एक बार पहली बार में ही करप्शन नहीं करेंगे। तो याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है? कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? ये आप पढ़ सकते हैं। यही दिया है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल में सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 दिया है, ए पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एंड सेंटेंस टू प्रेजेंट फॉर 2 ईयर और मोर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन। टाइम लाइन क्या होता है? 6 ईयर, डेट ऑफ कन्विक्शन प्लस 6 ईयर, ठीक, मतलब जितना सेंटेंस रहता है प्लस 6 ईयर, ये याद रखना है आपको, ये टाइम लिमिट याद रखना है, ठीक है? आगे आज चलते हैं। 19 का क्वेश्चन है, क्या दिया है? करेक्ट, करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है? द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, ओके, 1959 एग्जिम्ड सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमें पता है ना, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जैसे हमें पता है कि जो लेजिस्लेचर है उनका काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल ठहराना, ठीक है? तो हमें पता है कि कैप है हमारे पास ना, 15% का कैप है। जितने भी लेजिस्लेचर हैं उसमें 15% को ही हम, स्पेशली लोकसभा के 15% मेंबर को ही हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? मिनिस्टर बना सकते हैं, मिनिस्टर बना सकते हैं। लेकिन जो हमारे कोएलिशन वगैरह की सरकार है, तो हमें पता है कि बहुत सारे मिनिस्टर की डिमांड होने लगी। इसलिए 1991 में जो हमारा ये जो वही हमारा जो 91st कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2003 में, इस पे एक कैप लगाया गया, ठीक है? 91st कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 15% का कैप लगाया गया, ठीक है? लेकिन हमें पता है कि फिर क्या हुआ कि ये जो जैसे क्या है, लेजिस्लेचर होते हैं, तो बहुत सारे देखेंगे कि लेजिस्लेचर को बहुत सारे जो मतलब हमारे जो एग्जीक्यूटिव है उनको बहुत सारे पद देता है, उसी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। तो इसलिए, लेकिन कुछ ऐसे पद होते हैं जिनको अगर वो ऑफिस का, जिसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 102 में मेंशन है, ठीक है, आर्टिकल 191 में मेंशन है, ये एमएलए के लिए है, ये एमपी के लिए है। एमपी के लिए क्या है, अगर किसी ऑफिस का कोई एमएलए वगैरह हो गया, अगर वो कोई ऑफिस से प्रॉफिट का रखते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अंडर दिस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? अगर एमएलए है, अगर कोई ऑफिस का प्रॉफिट या पद का धारण करते हैं तो इस प्रोविजन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट ने एक्ट बना के बहुत सारे पदों को डिस्क्वालीफाई, वो हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद से बाहर रखेगा, मतलब वो अपॉइंट भी हो जाते हैं लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाता, क्योंकि पार्लियामेंट में एक्ट बना के उसको एग्जेम्प्ट किया है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, ठीक है?
तो ये देखिए गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट ठीक है। द एबव मेंशन एक्ट हैज़ बीन अमेंडमेंट 5 टाइम्स। देखिए इस तरह का स्टेटमेंट हमें याद एग्ज़ाम में नहीं याद करके जा सकते, लेकिन ठीक है, मैंने बताया ना सारे फैक्ट को नहीं जानना होता है, ठीक है? इसको ऐसे मार्क करेंगे, हो सकता है ये ठीक हो, आगे बढ़ते हैं। द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज़ एक्सप्लिसिटली डिफाइंड अंडर 102 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा हमने बताया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डेफिनिशन का क्लास क्या है, आर्टिकल 366, इसमें जो है इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं किया गया ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को। हमने बताया लगभग 99% जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है उसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है? तो तीसरा जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब तीसरा गलत हो जाएगा तो देखिए पहला, ये पहला सही है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, हमें आंसर निकल आया। दूसरा स्टेटमेंट ठीक है और हमें आगे के एज ए फैक्ट, मैटर ऑफ फैक्ट के रूप में इसको याद कर लेंगे। जो एक बार क्वेश्चन आ गया उसको हमें स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, ठीक है? आगे देख चलते हैं। ये हमने दे दिया है, ठीक है? तो इसमें वही चीज़ दिया है कि जो एज ए एक्सेप्शन, मतलब इंसेप्शन के बाद से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला लगभग हमारा 5 बार इसको अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है? लास्ट टाइम 2013 में अमेंडमेंट हुआ था, इसमें बहुत सारी पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से वो किया गया है। और हमेशा याद रखें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो होता है कौन सा आर्टिकल है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है, जैसे हमने बताया कि वही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अगर मान लीजिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए जो लेजिस्लेचर है, अगर कोई एग्जीक्यूटिव में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लेंगे तो एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे, ठीक है? तो ऐसे हमें याद है कि एक यूपी का जो फ़िल्म डेवलपमेंट काउंसिल है, ठीक है? तो उसमें उसका एक केस है, ठीक है? तो उसमें हमारा जो उस समय थे वो कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, उनको यूपी फ़िल्म डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया था। तो उनको भी प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि भले वो सैलरी वगैरह नहीं ले रहे थे, लेकिन क्या है कि वो एग्जीक्यूटिव द्वारा अपॉइंट थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि भले वो सैलरी विथड्रॉ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूटिव का उस रोल में इंटरफेरेंस था, ठीक है? एग्जीक्यूटिव ने उसको पद को उसी पद को गठित किया था, वो वही अपॉइंट करता था, वही उनको वो एलिमेंट वो क्या कर सकता था, उनको पद से हटा सकता था, तो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस था, इसलिए उसको माना गया था कि अगर सिर्फ डायरेक्ट सैलरी भी नहीं मिलता हो, तो भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का पद माना जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा चर्चा में रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगेन 18 क्वेश्चन क्या दिया है, करेक्ट मार्क करना है, 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है, पढ़ते हैं। इन द फर्स्ट लोकसभा, जब फर्स्ट लोकसभा की बात की, देखिए इलेक्शन पे है, हमें पता है ना, हमें पता है कि जैसे कि पॉलिटिक्स क्वेश्चन में पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है, जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन में हमें वो मोटा मोटा फैक्ट पता होना चाहिए कि इससे पहला इलेक्शन कब हुआ था, अभी करंट जैसे हमें पता है ना 18th लोकसभा चल रहा है, ठीक है? तो हमें पता है कि जैसे कि पहले लोकसभा से 18th लोकसभा के बीच में महिला रिप्रेजेंटेटिव, जो महिला एमपी हैं, वीमेन एमपी हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेशन है कैसा है, घटा है, बढ़ा है, इस तरह से हमें कुछ फैक्ट है, हमें याद रहता है, पेपर में आते रहता है, ठीक है? पढ़ते क्या है, द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी, ऐसा है क्या? स्वतंत्र पार्टी हमारा उस समय बना भी नहीं था, ठीक है? तो हमारा लगभग 90 से हमारे समझ से 1956 वगैरह या 60 में बना है, ठीक है? तो इसमें बाद बना नहीं था। उस समय आप देखेंगे, एक्चुअली इन मैटर ऑफ फैक्ट उसमें बहुत, उस साल ये जब आया था 2018 में, उसमें बहुत चर्चा में था, क्योंकि 70th लोकसभा में किसी का, जो हमारा लीडर ऑफ अपोजिशन का पद किसी को नहीं दिया गया, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारी चर्चा में थी, ठीक है? तो याद रखना कोई सिंगल, उसमें क्या होता है, वही जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है जिसमें 10% जो होते हैं वो लोकसभा की सीटें का उसको दिया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। हमारे उस समय स्वतंत्र पार्टी नहीं थे, उसमें क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी। सब याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें दूसरा तो सही है ही। तो देखिए इसमें फिर भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, द इन द लोकसभा लीडर ऑफ पोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 1969, ये बिल्कुल ठीक है। जो एलओपी था पहली बार रिकॉग्नाइज कब किया गया था? 1969 में। और उनको जो होता है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा कब किया गया था? 1977 में, ये याद रखना है दोनों। हमें पता है ना, जो एलओपी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है। तो इनको रिकॉग्नाइज किया गया था 1970 वो ना 1970 एक्ट से, तो ये हमारा स्टेचुटरी पोस्ट हो गया। लेकिन सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 में। उसके पहले क्या होता ना, कांग्रेस का एक छत्र राज चलता था, उसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ पॉलिटिकल साइंटिस्ट बोलते हैं कांग्रेस सिस्टम था। कांग्रेस के सिस्टम अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग था, ठीक है? कोई एक इफेक्टिव लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होते थे उस समय, तो याद रखना है आपको। तो दूसरा ठीक है, तो तीसरा पढ़ते हैं। इन द लोकसभा इफ ए पार्टी डज नॉट हैव मिनिमम 75 मेंबर, ऐसा है क्या? मिनिमम 70, मिनिमम 10% मेंबर है। देखिए हमेशा फैक्ट को ऐसे ही वेरीफाई करते हुए, 75 नहीं है, 10% है, ठीक है? हमें पता है उस वक्त बहुत ज्यादा न्यूज में था, और अभी भी ये न्यूज में रहता है। मान लीजिए यहाँ पे तो हमारे एमपी वगैरह में तो हो गया, हमारे लोकसभा में तो हो गया, देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट असेंबली में चलता है, जैसे दिल्ली
दिल्ली असेंबली में देख रहे हैं, देखे चल रहा है। अभी वेस्ट बंगाल में जो होता है इलेक्शन के बाद जो वहाँ चल रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन का जो मुद्दा चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये आपको मैटर ऑफ फैक्ट पता होना चाहिए कि ये 10% रूल है, ठीक है? इसी को कहते हैं जीवी मावलंकर रूल बनाया गया है, ठीक है? तो ये याद रखना है, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको दे दिया है कि पहले में क्या था, लगभग सीपीआई था, ठीक है? और ये स्वतंत्र पार्टी 1959 में बनी थी, ठीक है? ये याद रखना है। और लीडर अपोजिशन को जो पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था 1969 में, और इनको जो 1977 में 1977 में इसको इनको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया, ठीक है? ये याद रखना है। और ये भी नाम याद रखना है, कौन थे पहले एलओपी कौन थे? डॉक्टर राम सुभाग सिंह। ये कभी कभी होता है, आगे एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन भी, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो हमें इसको ध्यान में रखना है फैक्ट को। और हमें याद है कि कोई ये 10% का रूल है, 75 का रूल है, 75 नंबर का नहीं, इसी को मावलंकर रूल कहते हैं। मावलंकर कौन थे? हमने पढ़ा था, जीवी मावलंकर कौन थे? जीवी मावलंकर हमारे पहले स्पीकर थे। और जो हमारा देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, वो जो हमारा स्पीकर, जो हमारा लेजिस्लेचर का काम करती थी, तो उसको भी हेड करते थे जीवी मावलंकर करते थे, ठीक है? तो ये याद रखना, इतने सारे फैक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 17 का क्वेश्चन है अगेन। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन दिया है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नहीं दिया होता तो हमें क्या हुआ है, इसको स्टेटमेंट को बहुत मतलब कि बहुत करेक्ट केयरफुली पढ़ना होता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, वो देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन सबसे गंभीर क्वेश्चन इसी तरह से रहता है, यही रहता है। पढ़ते हैं। फॉर इलेक्शन टू द लोक सभा ए नॉमिनेटेड मेंबर कैन बी फिल्ड बाई। फॉर इलेक्शन टू द लोक सभा ए नॉमिनेटेड, एक क्या ये नॉमिनेशन पेपर दिया है, ठीक है? अच्छा, तो देखिए पढ़ने में भी गलत हो गया, नॉमिनेटेड मेंबर पढ़ लिया, नॉमिनेशन पेपर को, तो ये एग्जाम में यही ध्यान रखना होता है, ठीक है? कि फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाई, तो क्या है कि लोकसभा में कौन खड़ा हो सकता है, ठीक है? मतलब किसके द्वारा नॉमिनेशन खड़ा हो जाता है, तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, किसी एक ये पूरी कंट्री है, इस कंट्री में हम कहीं से भी खड़े हो सकते हैं। बस एक ही है कि हम मिनिमम, वही बता ना, मिनिमम एज का क्राइटेरिया, जैसे वो सिटीजन हो हम, मिनिमम एज हमारा क्राइटेरिया वो फुलफिल हो। और उसमें एक ये भी है कि इस पूरे कंट्री में किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा नाम हो इलेक्टोरल रोल में, ठीक है? यहाँ से खड़े हैं तो सिर्फ यहीं के इलेक्टोरल रोल में हमारा नाम होना जरूरी नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो इस बैकग्राउंड में हम आंसर देखते हैं, क्या है, एनीवन रिसाइड इन इंडिया। ऐसा नहीं है, एनीवन नहीं है, सिर्फ सिटीजन हो सकते हैं भाई। ए रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम विच द इलेक्शन टू बी कंटेस्टेड, ऐसा नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, तो रेजिडेंट हो चाहे बाहर के हो। जिसे हमें पता है ना, मैं बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, मोदी होते थे, वो लोग वाराणसी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े थे, लेकिन वहां पे उनका इलेक्टोरल में नंबर नहीं था, उनका नाम नहीं था, वो वार्ड नगर से था। तो याद रखना है, तो ये गलत है। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, देखिए बिल्कुल सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, यही याद है, ठीक है? अब वो कौन खड़ा हो सकता है? पहले सिटीजन होगा, दूसरा है मिनिमम 25 एज, तीसरा उसका किसी ने कंट्री के किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ना, 543 का कॉन्स्टिट्यूंसी है अगर लोकसभा में, 543 में किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम होना चाहिए इलेक्टोरल रोल में, ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जहां से लड़ेगा वहीं के इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, ठीक है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है? मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता होना चाहिए, यही दिया है। अंडर आरपी एक्ट 1951, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल ए नॉमिनेशन पेपर टू कंडक्ट ए लोकसभा सीट along as they are registered voter in any parliamentary constituency across the country, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, ठीक है? 17 का क्वेश्चन है ये, क्या दिया है? इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए 5 मेंबर बॉडी, ऐसा है क्या? नहीं, हमें पता है अभी करंट क्या है, 3 मेंबर बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल 324 में क्या जिक्र है? वो होंगे मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है? मल्टी मेंबर बॉडी है, उसके नंबर प्रिसाइजली कौन डिफाइन करता है कि 3 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, ये कौन डिफाइन करता है? ये प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं। तो ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अभी 5 मेंबर बॉडी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और हमें पता हो, अभी क्या है, 3 मेंबर बॉडी होते हैं, एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है? लेकिन इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई वीटो नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई डिसीजन है, तो इन लोग का जो मेजोरिटी डिसीजन होती है, 2-1 पे डिसीजन होता है, इनका कोई कास्टिंग वोट नहीं होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है? ये फर्स्ट मांग इक्वल्स होते हैं। लेकिन क्या है, सीईसी को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है। अदर इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, इनके रिकमेंडेशन द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा हटाए जा सकते हैं, ये याद रखना है। जो इनको क्या है, इनको वही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जजेज हैं, उनके द्वारा, उनके जैसा ही उनका रिमूवल प्रोसेस है। ऑन ग्राउंड क्या है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। लेकिन इलेक्शन कमीशन कैसे हटाए जा सकते हैं? सीईसी के रिकमेंडेशन पे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है? और सीईसी को हटाने के लिए ऑन द सेम ग्राउंड एंड सेम प्रोसीजर, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के होता है, ठीक है? तो इस ग्राउंड में क्वेश्चन करते हैं।
पहला गलत हो जाएगा, देखिए पहला गलत हो जाएगा, तो आगे देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल ऑफ कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन, ऐसा है क्या? नहीं, हमारे पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है आर्टिकल 324 में इनके पास है कि सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन और कंट्रोल है ना, इनके पास कहते हैं ना आर्टिकल 30324 में इलेक्शन कमीशन के पास प्लीनरी पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है फॉर द फ्री कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के लिए। तो ये इलेक्शन कमीशन जो होता है वो हमारा शेड्यूल्ड जनरल असेंबली इलेक्शन का हो चाहे बाई इलेक्शन का हो, वो शेड्यूल डिसाइड करता है, ना कि होम मिनिस्ट्री, ये याद रखना है। होम मिनिस्ट्री वगैरह सब मीटिंग तो होता है क्योंकि वो जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल वही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होता है? इलेक्शन कमीशन होता है। इसमें एग्जीक्यूटिव कोई रोल नहीं हो जाएगा, वही अगेन हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, फ्री और फेयर इलेक्शन हमारा कंप्रोमाइज हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, तो आंसर हमारा 3 निकल जाएगा। एग्जाम में हम तीसरा पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ ले रहे हैं क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं। आगे देखिए, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटेड टू स्प्लिट मर्जर ऑफ ए रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ये बिल्कुल ठीक है। इलेक्टोरल सिंबल एलोकेशन एक्ट है जो इलेक्शन कमीशन को ये दिया गया है कि जो कोई किसी को नेशनल पार्टी का किसी को रीजनल पार्टी का दर्जा मिले। दूसरा, अगर किसी पार्टी में मर्जर या स्प्लिट होता है तो उसमें क्या है, किस पार्टी के पास इलेक्शन सिंबल रहेगा, ये किस किस पार्टी के पास ऑथराइज सिग्नेचर रहेगा, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। तो ये बिल्कुल तीसरा सिस्टम नहीं, ये भी उस वक्त बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है। और अभी भी जैसे महाराष्ट्र में है, देखेंगे अभी वही फिर अगेन आम आदमी पार्टी का जो इशू चल रहा है, ठीक है, जो राघव चड्ढा जो है, आम आदमी पार्टी के डिफरेंट डिफरेंट मेंबर जो है, वो क्या किए कि डिफेक्ट हो गया आम आदमी पार्टी से, तो उसमें वेस्ट बंगाल में चल रहा है, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में डिफेक्शन चल रहा है। तो ये जो अल्टीमेट अथॉरिटी होते हैं वो जो हमारा पार्टी में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए अल्टीमेट अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ होता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा जाता है ना कि ये इनका इंडिपेंडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे पावर है, ठीक है, ये याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है, ये याद रखना। और ये याद रखना, ये जो हमारा है कि ये इलेक्शन कमीशन अब सोलली रिस्पॉन्सिबल होता है, इसमें होम मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, याद रखना है। और ये करेंटली 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखते हैं। अगेन 2012 का क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आगे हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में 2011 से लेकर 1995 तक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। उसमें भी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, इसमें भी हम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सेकंड पार्ट को भी जरूर देखना है। पढ़ते हैं क्या दिया है। 2 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है, क्या है? विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन, ओके, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट ऑफ लॉ, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हमें पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो वर्डिक्ट होता है, ये फोर्स ऑफ लॉ होता है, फोर्स ऑफ लॉ होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ लॉ होता है, मतलब आर्टिकल 329 में, आर्टिकल 329 में इनको फोर्स ऑफ लॉ होता है। इनका जो वर्डिक्ट होता है, इनके इनके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रखा गया है। दूसरा, इनको लोकसभा में रखा तो जाता है और कंसर्न जो लेजिस्लेटिव असेंबली वहां रखा जाता है, लेकिन वहां पे सिर्फ डिस्कस होता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जा सकता, ये याद रखना है। ये वही है कि क्या कहते हैं कि इसको जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसको पॉलिटिकली इम्यून रखने के लिए किया गया है, ठीक है, ये याद रखना है। हमें पता है डिलिमिटेशन कमीशन जो होते हैं मल्टी मेंबर बॉडी होते हैं, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड या सिटिंग जज होते हैं, फिर इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, फिर जो जिस स्टेट में इलेक्शन होता है वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं। तो ये इस तरह हमें याद रखना है डिलिमिटेशन कमीशन पे जो हमारा हो, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, ठीक है। और इनका जो वर्डिक्ट होता है फोर्स ऑफ लॉ होता है, उसमें कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और देखिए आगे देखिए, व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन दिस ऑर्डर, ये बिल्कुल, क्योंकि ना बताया ना ये फोर्स ऑफ लॉ होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, आपको मैटर ऑफ फैक्ट पता होना चाहिए। कहते हैं देखिए डिलिमिटेशन कमीशन हो गया, एंटी डिफेक्शन लॉ हो गया, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और आगे भी अगले कम से कम 2-3 साल तक न्यूज़ में रहेगा। तो आगे के लिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। इसमें हमने दे दिया है, देखिए अकॉर्डिंग टू 329 कैपिटल एम स्मॉल ए में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट इन द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट हैज द फोर्स ऑफ लॉ, ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, ठीक है, याद रखनी है। और इसमें कोई इसको इसीलिए इम्यून रखा गया है कि जो हमारा जो कोई डिले वगैरह ना हो, कोई डिस्ट्रप्शन ना हो इलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। हमें अगर मान लीजिए डिलेक्वेशन आया और उसके वर्डिक्ट को चैलेंज कर दिया गया और यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया लोकसभा में, तो हमें क्या है कि जो क्या होता है वो एक तो डिले हो सकता है। अब प्रोसीजर में मान लीजिए पॉलिटिकली थोड़ा सा वो हो सकता है, पॉलिटिकली हमारा न्यूट्रल नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो एक शब्द है यहाँ पे अल्टीमेटली, ये याद रखना मेंस के लिए, पॉलिटिकली अल्टीमेटली क्यों किया जाता है? पॉलिटिकली जेरीमैंडरिंग के लिए, पॉलिटिकल गैरी जेरीमैंडरिंग के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो इस शब्द का हमें मतलब बताइए, पॉलिटिकल जेरीमैंडरिंग क्या होता है? हम चाहते हैं सभी लोग इसका कमेंट में आंसर दें। कमेंट करें कि पॉलिटिकल जेरीमैंडरिंग क्या होता है, ठीक है? नहीं अगर आएगा तो हम बताएँगे आगे स्टेटमेंट में, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऊपर पूरा का पूरा डिलिमिटेशन कमीशन है, ये बहुत चर्चा में रहा है और अपोजिशन पार्टी इसी आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन के जो वर्डिक्ट हैं और डिलिमिटेशन कमीशन बहुत सारे स्टेट में जो हुए हैं, उनको चैलेंज करते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है। फाइनली हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब फटाफट उसको जितने भी पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं, और भी इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और भी जहाँ पे यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है और जो हमें एज ए मैटर ऑफ फैक्ट पता होना चाहिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। तो हमें पता है कि जैसे ना कि हमें पता है कि आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन के पास प्लीनरी पावर है ना? कि सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के लिए, इलेक्शन के लिए उनके पास इलेक्शन कमीशन की पावर है। और इलेक्शन कमीशन जो होता है मल्टी मेंबर बॉडी होता है, ठीक है? पहले हमें पता है ना, लगभग 88 में ये मल्टी मेंबर बॉडी बन गया था, पहले सिंगल मेंबर बॉडी था। फिर हमें पता है कि ये जो होता है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई ज़िक्र नहीं है, 3 मेंबर बॉडी होगा भाई, प्रेसिडेंट डिफाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं समय-समय पे, तो ये याद रखना है। और ये आर्टिकल हमेशा याद रखना है, 324 से 329 में दिया है आपको, ये सारे आपको पता होना चाहिए, स्पेशली 4 में दिया गया है। हमने देखा कि 325 जो है, ये इलेक्टोरल रोल वगैरह का ज़िम्मेदारी दी गई है, इसी में एसआईआर चल रहा है। तो एसआईआर के लिए स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को कहाँ से पावर मिलता है? तो आर्टिकल 325 से पर्चा पावर मिलता है, तो ये याद रखना है। और हमें पता है कि ओरिजिनली सिंगल मेंबर बॉडी था, 90 फिर था, सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन बाद में हमें पता है ना, जैसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हमें जो वोटिंग एज है वो वोटिंग एज रिड्यूस किया गया, 21 से 18 किया गया। तो इलेक्टोरल रोल वगैरह के लिए बहुत सारे काम बढ़ गए, बर्डन बढ़ गया, इसलिए हमारे मल्टी मेंबर बॉडी हो गया, ठीक है? फिर अभी हमारा जो करंट में है वो भी मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है? और हमें पता है कि 2 तरह के हमारे आरपी एक्ट, 2 तरह के आरपी एक्ट है, आरपी एक्ट 50, आरपी एक्ट 1951। आरपी एक्ट 50 में क्या दिया है, हमारा जो इलेक्शन से पहले के जितने काम है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल, कितने स्टेट को कौन सी सीटें जाएँगी, ठीक है? कौन सा रिजर्वेशन किस सीट पे रहेगा, ये सब 1950 में डिसाइड होता है। लेकिन एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन, कोई डिस्क्वालिफिकेशन है ना, कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, कोई इलेक्शन डिस्प्यूट वगैरह हो गया, 1951 से होता है। तो इन दोनों में अंतर होना चाहिए, मेंस का टॉपिक है, मेंस में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे बहुत ज़्यादा। और हमें पता है कि आर्टिकल 326 में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो होता है, ठीक है? तो हमें पता है इलेक्शन वगैरह हमारे कॉलोनियल एरा से स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो लिमिटेड फ्रेंचाइजी था। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइज पे बना था। लेकिन इलेक्शन हमें पता है ना, पूरे वर्ल्ड में अमंग द फ्यू कंट्री ऐसा बना कि एक बार में ही हम सारे अपने जितने भी वोटर हैं उनको हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दी, ठीक है? वीमेन को भी दे दी, कि मार्जिनल क्लास को भी दे दिया, ठीक है? किसी भी एक सेक्शन को हमने, ये इंक्लूसिव प्रोविजन है, ठीक है? तो याद रखना है। ओरिजिनली 21 ईयर था, अभी 18 साल का है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है आपको, ठीक है? और हमें पता है कि जितने भी इलेक्शन सिंबल से रिलेटेड होते हैं या पार्टी के जो मर्जर वगैरह होते हैं, उसका जो डिसाइडिंग अथॉरिटी होती है, इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है? तो ये याद रखना है कि जितने भी, और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होगी, ये भी आगे भी क्वेश्चन देखेंगे। उसका डिपेंडेंट क्राइटेरिया जो है वो इलेक्शन कमीशन के जुरिस्डिक्शन में आता है, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। और एक होता है ना कि जब भी देखेंगे जिस दिन इलेक्शन अनाउंस होता है, जिस दिन डेट हमारा, कौन देखा, हमें क्वेश्चन भी आया था, इलेक्शन कमीशन होता है, फाइनल जो शेड्यूल होता है इलेक्शन का वो डिसाइड करता है। जिस दिन शेड्यूल अनाउंस करता है उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इन्फोर्स हो जाता है। तो हमें याद है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ये कोई लीगल, इनके पास कोई लीगल इसका बैकअप नहीं है। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी द्वारा, उनके द्वारा एक डिबेट और डिस्कशन से इलेक्शन कमीशन द्वारा ये तैयार किया गया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमारे पास वही ना, फ्री फेयर इलेक्शन हो, ठीक है? देखेंगे बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, जैसे हमारे पड़ोस में बांग्लादेश देखेंगे, वहाँ पे क्या होता है, अगर कोई रूलिंग पार्टी हटने के बाद वहाँ पे एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होता है, इंटरिम गवर्नमेंट बनता है। इंटरिम गवर्नमेंट का काम ही होता है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। इसी जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्स हो जाता है, तो भी जो हमारी करंट जो हमारा गवर्नमेंट होती है उसको कहते हैं, वो हमारे इंटरिम में आ जाएगा, लेम डक उनको कहा जाता है कि लेम डक गवर्नमेंट हो गए, लेम डक प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको। और हमें पता है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो होता है, अभी तक 4 सेटअप किए गए हैं। और हमारा है इनके जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो वर्डिक्ट होता है वो फोर्स ऑफ लॉ होता है, ठीक है? उनको किसी हमें सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। और संसद के पटल पे, स्पेशली लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा जाता है, लेकिन वो मॉडिफाई नहीं किए सकते हैं, ठीक है? और हमें क्या है कि
हमें 2026 के बाद नया डिलिमिटेशन बनाना ही है, क्योंकि हमें या तो हम किसी अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 25 ईयर के लिए और भी फ्रीज करें, वो या तो फिर नया डिलिमिटेशन कमीशन बना के किस राज्य को कितना वोट सीट मिलेगा, एमपी वगैरह को कितना, किस स्टेट को कितना वोट मिलेगा, किस स्टेट को कितना सीट मिलेगा लोकसभा में, ये डिसाइड होता होगा, ठीक है। और हमें पता है एंटी डिफेक्शन लॉ वो होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 10th शेड्यूल में जितने भी डिस्प्यूट होते हैं एंटी डिफेक्शन से, वो फाइनल अथॉरिटी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। हमने देखा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल टाइम फ्रेम नहीं है, इसी को एक्सप्लॉइट करके बहुत ज़्यादा उसका मिसयूज हो रहा है। और हमें पता है सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन है, एक कि वो लगभग एक रीजनेबल टाइम फ्रेम हो, लगभग ना 3 महीने का रीजनेबल टाइम फ्रेम हो, इसको आप मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है। और किस बैकग्राउंड में था लाया गया था, मैं आगे पीछे भी कर चुके हैं कि ये किस बैकग्राउंड में लाया था, कोई जो बार बार पार्टी के जो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर होते हैं, पार्टी को स्विच करते हैं, एक पार्टी सिलेक्ट होकर दूसरी पार्टी में जा जाते थे, इलेक्टोरल मैंडेट जो होते हैं, हमारे जो वोटर होते हैं, उनके मैंडेट का, जनादेश का ना पालन ना होता है, ठीक है, उन इसलिए ये लाया गया है, ये बैकग्राउंड भी याद रखना है। और हमें पता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी और एमएलए होता है अंडर द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट प्रॉफिस जो एक्ट है ना, अंडर प्रॉफिस मतलब ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला आर्टिकल 102 और आर्टिकल 291 और हमारा आरपीएफ 1951 में ये क्या दिया है, ये परमानेंट नहीं है। जितना उनका अगर 2 साल से ज्यादा उनको सजा हुई, कन्विक्शन है, जितने साल की सजा हुई +6 ईयर, हमारे पास कोई परमानेंट नहीं है, हमें याद रखना है। इसको भी एक पॉइंट याद रखना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये बात की जा रही है, कोई कन्विक्टेड हो गया तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ठीक है, तो याद रखना है। और बाकी हमें पता है कि जो पीवाईक्यू वगैरह होते हैं, पीवाईक्यू वगैरह से हमें यही कहते हैं कि किस इन डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कि किस तरह किस माइंडसेट से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आजकल हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं डालना है, एक्चुअल प्रैक्टिस भी जानना है। हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ था, उसके बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल पूछ दिया कि उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे, फर्स्ट एलओपी जो आता है कब रिकॉग्नाइज किए थे, कब इनको देखा था 1961 में, 69 में इनको रिकॉग्नाइज किया था, 1971 में स्टेचुटरी दर्जा दिया गया था। पहले लोकसभा में कौन था, सीपीआई जो हमारी एलओपी पहला सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, जीवी मावलंकर का रूल देखा था। तो इस तरह के जब भी हमें अगर फ्यूचर में हमें यही तैयार करना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ एक्चुअल प्रैक्टिस भी याद रखना है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इवॉल्व हो रहा है 50-75 ईयर का जो हमारा एक्चुअल में प्रैक्टिस कैसा है वैसा है। और जैसे हमें इलेक्शन से रिलेटेड जो इलेक्शन कमीशन है उसके बारे में जितने भी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए, क्या एक्चुअल में हो रहा है, क्या होना चाहिए, वो भी ये पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में इस पार्ट को, इलेक्शन वाले पार्ट को हम कंक्लूड करेंगे। उसमें भी देखेंगे इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, इलेक्शन रिफॉर्म से रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। इसमें भी लगभग 2011 से लेके 1995 तक का क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर को हम कंप्लीट करेंगे पिछले में। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूट्यूब पे यूपीएससी के पॉलिटी के सिलेबस को हम चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें देखेंगे कि लगभग फंडामेंटल राइट से शुरू करके लगभग हम पूरे के पूरे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को कवर करते हुए हम इलेक्शन वगैरह पे आ गए हैं, ठीक है। आगे भी अब देखेंगे जितने भी बचे हुए सिलेबस है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वगैरह हैं, कुछ और भी मिसलेनियस कुछ कॉन्सेप्ट बचे हुए उसको भी हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। इसके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए। तो यहाँ पे इसको सब्सक्राइब करिए, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिसको भी इस तरह के लेक्चर किए हैं ना उसको जरूरत है उसको शेयर करें। और ये टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, आगे के जितने भी फ्यूचर के लेक्चर प्लान है और पीपीटी वगैरह का हम वहाँ पे शेयर कर देंगे, जिससे आपको रिविजन करने में ईजी हो जाएगा। बट अल्टीमेटली कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।